नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइगेन का तरंग सिद्धांत। लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश की प्रकृति को समझा, प्रकाश की प्रकृति को बताने वाले विभिन्न सिद्धांत समझे, जिसमें हमने न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और अंत में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देखा। उसके आधार पर हमने प्रकाश की प्रकृति तरंगीय और कणीय दोनों मानी, जिसे हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम उसी हाइगेन के तरंग सिद्धांत को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आज आपको हाइगेन का तरंग सिद्धांत अच्छे से समझना है, ताकि आने वाले दो टॉपिक हम बेटर तरीके से समझ सके। इसके पश्चात हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ये दो वीडियो है वो पूरी तरह से हाइगेन के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। उसके पश्चात भी हम प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन और ध्रुवण, इन तीन घटनाओं को और पढ़ने वाले हैं, जो कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है वो आपको अच्छे से समझना होगा। इसके हर एक बिंदु को आप समझ लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम बेटर तरीके से सोल्व कर सके, समझ सके। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, हाइगेन का तरंग सिद्धांत, लास्ट वीडियो में भी हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। है क्या? देखिए, इन्होंने प्रकाश की प्रकृति को तरंग के रूप में माना। हाइगेन के अनुसार प्रकाश है वो तरंग के रूप में संचरित होता है, और उन्होंने वो जो तरंग मानी वो अनुदैर्ध्य तरंग मानी। और विद्यार्थियों, अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने इस अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के लिए एक सर्वव्यापी काल्पनिक नगण्य घनत्व वाले माध्यम की परिकल्पना की, और उस माध्यम को इन्होंने ईथर कहा। चलिए एक एक करके इनसे रिलेटेड सभी बिंदु यहां पर रखेंगे। तो सबसे पहले हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है, इसमें इन्होंने, हाइगेन ने प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग प्रकृति मानी। यह सिद्धांत क्या कहता है? प्रकाश की प्रकृति तरंग के रूप में मानी। इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में संचरित होता है। किस रूप में संचरित होगा? तरंग के रूप में संचरित होगा। अब इन्होंने जो तरंग मानी है वो तरंग इन्होंने अनुदैर्ध्य तरंग मान ली। कैसी तरंग मानी? जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरित होता है। किस रूप में संचरित होगा? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरित होगा। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो लोगों ने ये पूछा, यदि ये अनुदैर्ध्य तरंग है तो इन्हें संचरित होने के लिए एक माध्यम की जरूरत होगी। तो हाइगेन ने इन तरंगों के संचरित होने के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम की परिकल्पना कर दी। इन्होंने एक ईथर नामक काल्पनिक माध्यम माना। ईथर नामक क्या मान लिया?
ईथर नामक एक माध्यम इन्होंने कंसीडर कर लिया। अब देखिए, ईथर नामक माध्यम इन्होंने कंसीडर कर लिया और ये कहा कि ये जो माध्यम है वो हर जगह मौजूद है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो ईथर नामक माध्यम है ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है। इन्होंने जो सर्वव्यापी माध्यम की परिकल्पना की उस माध्यम का नाम दे दिया ईथर, और इन्होंने ये कहा कि ये जो माध्यम है वो सर्वव्यापी है। माध्यम कैसा है? माध्यम इन्होंने मान लिया सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी माध्यम है। माध्यम कैसा है? सर्वव्यापी का मतलब है जो हर जगह मौजूद हो, हर एक जगह पर मौजूद होगा, तो उस माध्यम को हम सर्वव्यापी माध्यम कहेंगे। फिर देखें, माध्यम सर्वव्यापी है तो लोगों ने यह कहा कि यदि ये सर्वव्यापी माध्यम है तो जैसे हम हाथ से इस तरीके से हटाएं तो ये तो हट जाएगा, फिर यहां तो माध्यम रहेगा ही नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो माध्यम है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ है। माध्यम कैसा कंसीडर किया? फिर इस माध्यम की विशेषता ये बताई कि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ, इस तरीके से यदि आप हाथ से हटाओगे तो ये तुरंत ही अपने यथा स्थान पर लौट आएगा। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम होता है। फिर दूसरे वैज्ञानिकों ने यह भी पूछा कि यदि माध्यम हर जगह मौजूद है, प्रत्यास्थ है, तो इसका हमें अनुभव क्यों नहीं होता? ये द्रव्यमान इसका हमारे ऊपर भार या जो दाब है वो क्यों नहीं डालता? तो इन्होंने ये कहा कि ये जो माध्यम है ये नगण्य घनत्व वाला है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसकी जो डेंसिटी है वो नगण्य कंसीडर कर ली। इन्होंने क्या कहा? ये जो माध्यम है इसका घनत्व नगण्य है। इसका घनत्व कैसा है? घनत्व नगण्य है। इस तरीके के एक माध्यम की परिकल्पना कर ली और यह कहा कि जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरित होता है। ओके, इन्होंने अपने सिद्धांत में दो और तथ्यों को जोड़ा कि प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है। देखिए, तरंगाग्र क्या होता है और द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है हम आगे देखेंगे। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के दो भाग हैं, हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत और हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखें आप यहां पर, इसको मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के भाग, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के भाग, तरंग सिद्धांत के भाग। तो देखिए, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के दो भाग हैं। पहला जो भाग है वो हमारे पास में है हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत। हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत, तरंगाग्र का सिद्धांत, हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत। और इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, वो है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ओके, तो हाइगेन का ये जो तरंग सिद्धांत है इसके दो पार्ट हैं, हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। एक एक करके दोनों को हम यहां पर देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत। हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत क्या है? इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है, जो प्रकाश तरंगे हैं वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये तरंगाग्र क्या चीज है, चलिए देखेंगे। इन्होंने क्या कहा इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि प्रकाश तरंगे
तरंगागर के रूप में संचरित होती है। तरंगागर के रूप में, तरंगागर के रूप में संचरित होती है। तरंगागर के रूप में संचरित होगी। अब समस्या यह है कि तरंगागर है क्या, चलिए इसको परिभाषित करते हैं। तरंगागर क्या है, वेव फ्रंट किसे कहेंगे? तरंगागर, वेव फ्रंट। चलिए देखिए, तरंगागर क्या है, वेव फ्रंट क्या है। तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें चारों दिशाओं में आगे बढ़ती है और एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके ऊपर प्रकाश तरंगें एक समान कला में होगी, तो उस पृष्ठ को हम तरंगागर कहेंगे। उस पृष्ठ को क्या कहा जाएगा? तरंगागर कहा जाएगा। तो देखिए ध्यान देंगे, यहां पर ये जैसे हमारे पास में कोई प्रकाश स्रोत है और हम ये जानते हैं कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें चारों ओर उत्सर्जित होगी। ये हमारे पास में जैसे कुछ तरंगें हैं जो कि इधर जा रही है, इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रही है, इस तरीके से। ये प्रकाश की तरंगें हैं जो कि हमने किरण के रूप में दिखाया है। किस रूप में दिखाया है इनको? किरण के रूप में दिखाया है, चारों तरफ ही जाएगी। एक्चुअल में ये जो किरण के रूप में जा रही है प्रकाश की तरंगें, ये ऐसे आगे बढ़ती है, सरंग गर्त सरंग गर्त सरंग गर्त, इस तरीके से। यहां पर भी ऐसा ही होता है, सरंग गर्त, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगी। यहां पर भी ऐसा ही है, ये सरंग गर्त के रूप में आगे बढ़ेगी। ये इस तरीके से सरंग गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। ओके, यहां पर एक चीज आप समझें, जैसे ये हमारे पास में कोई तरंग होती है तो ये कहलाती है सरंग, या क्या कहलाती है? सरंग। और इसको हम कहते हैं गर्त, सरंग और गर्त। तो ये सरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। आप यहां पर देखेंगे कि कुछ ऐसा पृष्ठ होगा, जैसे यहां पर ये सरंग है, ये सरंग है, ये भी क्या है? सरंग है, ये भी सरंग है, ये भी सरंग है। तो इन सरंगों को हम इस तरीके से मिला दें, एक पृष्ठ का निर्माण कर लें। इन सरंगों को मिलाकर हम क्या कर दें? एक पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमने क्या कर लिया? एक पृष्ठ का निर्माण कर लिया। तो इस पृष्ठ के ऊपर देखेंगे आप, यहां पर भी सरंग है, 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 यहां पर भी सरंग है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में होती है, तो सारी की सारी एक समान कला में, सारी सरंग के ऊपर है। एक और मैं देखो ऐसा ही एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। अब की बार ये जो मैं पृष्ठ का निर्माण कर रहा हूं, इसके ऊपर प्रकाश की तरंगें हैं, वो सारी की सारी गर्त में है। यहां पर भी गर्त है, यहां पर भी गर्त है, यहां गर्त है, यहां गर्त है, यहां भी गर्त के रूप में है। देखो अगले इसके जस्ट आगे की यहां जीरो तीव्रता है इसकी, जीरो जीरो पर हो सकता है। देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे देखने में भी, बनाने में भी त्रुटि है, लेकिन इनको हम कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तरंगागर कहा जाता है। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? तरंगागर। तो देखिए तरंगागर की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में कंपन करती है, तरंगागर कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। तो तरंगागर के ऊपर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में होती है, या तो सारी की सारी जो विस्थापन है वो अधिकतम या न्यूनतम या शून्य होगा, मतलब एक समान कला में होगी। ये आपको ध्यान रखना, यही तरंगागर की डेफिनेशन है। तो देखिए मैं आपके सामने रख देता हूं डेफिनेशन। ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश तरंगें
ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश तरंगे एक समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो तरंगाग्र के ऊपर प्रकाश की तरंगे हैं, वो एक समान कला में रहती है, एक समान कला के अंदर रहेगी। अब आप ध्यान दें, ये जो तरंगाग्र हैं वो 3 प्रकार के होंगे, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं गोलीय तरंगाग्र या गोलाकार तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, इसको हम गोलाकार तरंगाग्र भी कहते हैं। गोलीय तरंगाग्र या गोलाकार तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा तरंगाग्र जिसका आकार गोले के रूप में हो, गोलाकार हो, उसको हम गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। ये तरंगाग्र बनेगा कैसे, चलिए अभी देखेंगे। तो ऐसा तरंगाग्र जो गोलीय आकार का हो, ऐसा तरंगाग्र जिसका आकार गोलाकार हो, इसका आकार कैसा हो, गोलाकार हो, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। तो आकार कैसा हो, गोलाकार हो, तो उस तरंगाग्र को हम गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। गोलीय तरंगाग्र बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। ये किससे उत्पन्न होगा, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होगा। चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास में कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, उसके चारों ओर प्रकाश की तरंगें चलेगी, तो गोलाकार रूप में, किस रूप में, गोलाकार रूप में तरंगाग्र का निर्माण करेगी। ठीक ही लग रहा है डायग्राम। यहां पर आप ध्यान देंगे, चित्र को एक बार समझ लीजिए। ये हमारे पास में यहां पर बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। क्या है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। और हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश स्रोत है उससे चारों ओर प्रकाश की तरंगें बाहर निकलती है। इधर भी प्रकाश तरंगें निकलेगी, इधर भी निकलेगी, चारों ओर प्रकाश की तरंगों का संचरण होगा। और उनमें से कुछ तरंगों को हमने यहां पर दिखाया है। ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है और चारों ओर प्रकाश की तरंगें संचरित हो रही है। अब क्या है कि इनके अंदर कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिसके ऊपर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में होगी, तो हमने उससे निर्मित एक पृष्ठ का निर्माण कर लिया। तो वो जो पृष्ठ बना है वो गोलाकार पृष्ठ का निर्माण होता है। आगे चलकर फिर वही पृष्ठ गोलाकार, फिर वही पृष्ठ गोलाकार, सारे के सारे गोलाकार या गोलीय तरंगाग्रों का निर्माण होता है। तो ये तो हमारे पास में है
बिंदुवत प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कैसा होगा? बिंदुवत होगा। बिंदुवत प्रकाश स्रोत, बिंदुवत प्रकाश स्रोत, ये तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। और ये जो इसके चारों ओर तरंगाग्र का निर्माण होता है, यह है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, ये भी एक गोलीय तरंगाग्र है, ये भी गोलीय तरंगाग्र है, ये भी गोलीय तरंगाग्र है। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि तरंगाग्र और प्रकाश किरण के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। यहां पर इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप कहीं पर भी बनाकर देख लीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण तरंगाग्र के लंबवत होती है। तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती है। तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती है। ओके, तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होगी। तो ये तो था एक तरंगाग्र आ चुका है, गोलीय तरंगाग्र। फिर आगे बढ़ते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र। देखिए, बेलनाकार तरंगाग्र का जो आकार होगा वो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका आकार होता है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इसका आकार कैसा होगा? बेलन के समान बेलनाकार इसका आकार होगा। तो इसमें जो प्रकाश स्रोत है वो कौन से प्रकाश प्रकार का होगा? प्रकाश स्रोत, तो यहां पर जो प्रकाश स्रोत होगा वो रेखीय प्रकाश स्रोत होगा। कैसा प्रकाश स्रोत होगा? रेखीय प्रकाश स्रोत, एक रेखा के रूप में प्रकाश होगा और बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। चलिए देख लीजिए कैसे होगा। मैं एक बेलन का निर्माण कर लेता हूं। पहले बेलन का कर लेंगे इस तरीके से। अब हम वापस चलिए इस डायग्राम के जरिए समझेंगे। ये हमारे पास में प्रकाश स्रोत है। ये क्या है? प्रकाश स्रोत, जो कि रेखा के रूप में है। यहां पर क्या होगा? प्रकाश जो तरंगे हैं वो इसके चारों ओर इस तरीके से चलने वाली है, ऐसे जाएगी। इस तरीके से। तो जहां कहीं पर भी ये एक समान कला में मिलती है तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। यहां पर जो पृष्ठ बनेगा वो बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। ऐसा पृष्ठ बनेगा, बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण होगा। इस तरीके से एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण हो जाएगा। ये की सारी प्रकाश की तरंगें एक समान कला में होती है। ये जो तरंगाग्र बनेगा ये बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। बेलनाकार, कैसा तरंगाग्र बनेगा? बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा।
तरंगागर का जो तीसरा प्रकार है वो है समतल तरंगागर। और समतल तरंगागर देखिए किस तरीके से निर्मित होगा। समतल तरंगागर, और देखिए समतल तरंगागर का निर्माण होगा जब प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर हो, मतलब अनंत दूरी पर प्रकाश स्रोत मौजूद है, चाहे वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो, चाहे वो रेखीय प्रकाश स्रोत हो, तो उससे जो तरंगागर क्रिएट होगा वो समतल तरंगागर क्रिएट होगा। चलिए ध्यान देंगे, अनंत पर जब बिंदुवत, कौन सा प्रकाश स्रोत, बिंदुवत या रेखीय प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित हो, रेखीय प्रकाश स्रोत अनंत पर हो, अनंत पर हो तो समतल तरंगागर उत्पन्न होंगे। जब प्रकाश स्रोत अनंत पर होता है तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। ये हमारे पास में क्या है, देखिए अभी मैं प्रकाश की तरंगें आपके सामने निर्मित करने वाला हूं कि प्रकाश की तरंगें इस तरीके से आ रही है, यहां से ये बाहर निकलेगी। अभी हम आपको समझा देंगे। ये हमने कुछ प्रकाश की तरंगें आपको दिखाई है। इस तरीके से ये प्रकाश की तरंगें जा रही है और प्रकाश तरंगों के ठीक लंबवत हम एक पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो ये जो पृष्ठ बनेगा ये समतल पृष्ठ बनेगा, इसको हम समतल तरंगागर कहेंगे, समतल तरंगागर कहा जाएगा। तो ये भी एक समतल तरंगागर है। तीन हमने समतल तरंगागर यहां पर दिखाए हैं जो कि प्रकाश किरणों के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर। तो देखिए हमने तरंगागर क्या होता है और तरंगागर के तीनों प्रकार, एक एक करके हमने तीनों प्रकार यहां पर देख लिए हैं। पहला हमने प्रकार देखा है गोलीय या गोलाकार तरंगागर, दूसरा बेलनाकार तरंगागर और तीसरा समतल तरंगागर। तो प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में संचरित होता है, यह हाइगेन का तरंगागर का सिद्धांत कहता है। अब हाइगेन के तरंग सिद्धांत का जो सेकंड पार्ट है वो है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब द्वितीयक तरंगिकाएं होती क्या है और ये सिद्धांत क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं उसमें जानेंगे। देखिए हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत यह कहता है कि तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। ऐसे काम करता है जैसे वहां पर कोई नया प्रकाश स्रोत हो और उससे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनको उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाएं कहा। देखिए एक बार मैं इसका स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं फिर इसको समझा देता हूं क्या है। देखिए ये हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है, नए प्रकाश स्रोत की तरह
नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है, जिनसे निकलने वाली जिनसे निकलने वाली तरंगें द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। द्वितीयक तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। से निकलने वाली तरंगों को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहां पर ये कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत है, तो यहां से चारों ओर प्रकाश की किरणें बाहर निकलेगी, और चारों ओर प्रकाश की किरणें बाहर निकलेगी तो वो गोलाकार तरंगागर के रूप में आगे बढ़ते हैं। मैं उस गोलाकार तरंगागर का कुछ हिस्सा आपके सामने रख देता हूं। गोलाकार तरंगागर का कुछ हिस्सा मैं क्या कर देता हूं? आपके सामने रख देता हूं। चलिए, हमें हाथ से ही बनाना पड़ेगा, लग रहा है। ये ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसको। ये हमारे पास में गोलाकार तरंगागर के रूप में प्रकाश की तरंगें आगे बढ़ती है। और यहां पर आप ध्यान देंगे, मैं इस वाले पार्ट को एक बार दोबारा निर्मित कर लेता हूं, क्लोन बना लेते हैं उसका भी। उस क्लोन का थोड़ा सा आकार बढ़ा लेते हैं। और वैसे आकार बढ़ाना चाहें तो और आकार बढ़ा सकते हैं। एक और हमने इसी तरीके की कॉपी कर ली है, थोड़ा सा आकार बढ़ाया है। इसको एक बार सेट करके देखते हैं, देखे बैठता है कि नहीं बैठता है। चलिए, आप यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास में बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। क्या है? बिंदुवत प्रकाश स्रोत। इससे चारों दिशाओं में प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित होती है, और ये जो तरंगें हैं वो किसी क्षण पर यहां पहुंचती है तो एक तरंगागर का निर्माण होता है, अगले क्षण एक तरंगागर यहां बनेगा, फिर इससे अगला तरंगागर यहां पर बनने वाला है। अब देखो, ये जो तरंगागर है इसको मैं मेन तरंगागर इसको ले लेता हूं, इसको नाम देता हूं मैं ए बी। इस तरंगागर को नाम क्या दे दिया? ए बी। इससे जस्ट पहले वाले तरंगागर को कह देते हैं ए डेस बी डेस, और उसके जस्ट बाद वाले तरंगागर को ए डबल डेस बी डबल डेस कह देते हैं। तो ए बी मेन तरंगागर है, ए डेस बी डेस इससे जस्ट पहले वाला तरंगागर है, इसको हम कहते हैं पश्च तरंगागर है। इसको क्या कहा जाता है? पश्च तरंगागर। और इसको कहा जाता है अग्र तरंगागर। ठीक है, यह है मुख्य तरंगागर। अब इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। उसे मैं थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझा देता हूं। जैसे मान लो कि इसका कोई बिंदु है एक यहां पर, इस तरीके से सर्किल ही लेंगे हम यहां पर। इसको हटा देते हैं, सर्किल नहीं बना। ये हमारे पास में बन चुका है एक सर्किल। ओके, देखो ध्यान देंगे आप लोग कि ये जैसे मान लीजिए तरंगागर का एक बिंदु है, तो इससे तरंग एक तो ये निकली, इधर निकली इस तरीके से, एक तरंग इस तरीके से निकली है, ये एक तरंग ये निकली है, एक तरंग ये निकली है, एक तरंग ये निकली है, और
आप एक बार डायग्राम को समझ लीजिए। तो यहां पर इस तरंगागर के प्रत्येक बिंदु से इसके चारों ओर नई तरंगों का उत्सर्जन होता है, जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाएगा। ये इस तरीके से निर्मित होगी। इसको उठाकर देखिए, मैं यहां रख देता हूं इस तरीके से। मैंने एक क्लोन बनाया है, फिर से एक तरंग को यहां रख दिया, इसे क्लोन बना रहा हूं। कहां बना? यहां। थोड़ा सा डायग्राम छोटा बड़ा होने की वजह से हो सकता है, पर आपको समझना होगा। चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास में क्या है। ये तरंगागर है, तरंगागर का ये एक बिंदु है। ये क्या है? एक बिंदु है। ये तरंगागर का एक बिंदु है। इससे चारों तरफ देखो ये तरंगे निकली है। एक तरंग इधर निकली है, एक इधर निकली है, एक इधर निकली है। चारों तरफ तरंगे निकलती है। तो इन तरंगों को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। इनको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। तो ये इसमें व्हाइट वाली ये तो तरंगे आपको दिख रही है, इसी को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। समझ लीजिए कि तरंगागर का प्रत्येक बिंदु देखो, यहां का इसका जो प्रत्येक बिंदु है, जैसे ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, तो ये नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेंगे। मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत असली में तो यहां है। मेन जो प्रकाश स्रोत है, वास्तविक जो प्रकाश स्रोत है, वो यहां पर है। अब यहां से प्रकाश की तरंगें आगे चली, तरंगागर का निर्माण हुआ। अब तरंगागर का हर एक बिंदु किसकी भांति काम करता है? एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। वहां पर भौतिक रूप से कोई प्रकाश स्रोत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है, उजाला करने वाला है। लेकिन हाइगेन का तरंग सिद्धांत यह कहता है कि इसका हर एक बिंदु किसकी तरह काम कर रहा है? एक प्रकाश स्रोत की भांति काम कर रहा है। तो प्रकाश स्रोत की भांति काम कर रहा है, तो यहां से कुछ तरंगे बाहर निकलेगी और वो तरंगे ऐसे बाहर निकलती है इस तरीके से, और उन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत हमें यह कहता है कि प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में संचरित होता है, और तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु है वो नए प्रकाश स्रोत के रूप में आगे बढ़ता है, जिसको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। यदि हमारे पास में जो तरंगागर है वो रेखीय तरंगागर हो, ऐसा तरंगागर हो, रेखीय तरंगागर हो, चलिए उसको भी एक अलग से डायग्राम बनाकर मैं आपको दिखा देता हूं। तरंगागर हमारे पास में समतल तरंगागर हो। कैसा तरंगागर है? समतल तरंगागर। तो इसका भी हर एक बिंदु, जैसे ये है हमारे पास में ए बी, इसका प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। इसकी भांति काम करेगा, एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। ओके, और इस तरीके से प्रत्येक जो बिंदु है इसका एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा, बट आप लोग समझ लेंगे कि जैसे ये कोई तरंगागर का बिंदु है, तो यहां से प्रकाश की तरंगे चारों तरफ निकलेगी। इस तरीके से प्रकाश की तरंगे चारों तरफ उत्सर्जित होगी। यहां पर भी प्रकाश की तरंगे चारों तरफ उत्सर्जित होगी। ओके, इस तरीके से प्रकाश की तरंगे चारों तरफ उत्सर्जित होगी, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना
चाहिए। ये मैंने किसी समतल तरंगागर के अंदर द्वितीयक तरंगिकाएं दिखाई है। आपको ये समझ लेना है कि द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण किस तरीके से होता है। यदि प्रकाश का तरंगागर इधर आगे बढ़ रहा है तो इस तरंगागर को हम पश्च तरंगागर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्च तरंगागर। और इसे हम कहते हैं अग्र तरंगागर। और ये हमारा मुख्य तरंगागर बीचों बीच है, ए बी। तो विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने हाइगेन के तरंग सिद्धांत के बारे में समझा कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत है क्या, इसमें प्रकाश की तरंगें किस तरीके से संचरित होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत पर ही आधारित लेकर आएंगे कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, महत्वपूर्ण टॉपिक। अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।